नमस्कार दोस्तों, बच्चों। ये हम इस कड़ी में जो हमने लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। यहाँ देखिए आप, फेडरलिज्म वाला जो टॉपिक है वो हमने क्लियर किया था। उसके अंदर हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर दोनों लिया था। इसी कड़ी में हम आगे आज बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आपके समक्ष है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म का ऐप भी नहीं है। अब यहाँ हमने ऐसा, लेकिन फिर भी हमने बहुत से तौर तरीकों से इस फेडरलिज्म को अपनाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देखिए इसको कंट्री, ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर करने का प्रयास करें। थोड़ा क्या पूरा ही करने का प्रयास करते हैं इसको अपन। तो यहाँ देखिए आप, आपके समक्ष ये व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री है, ये पोर्शन आपको दे रखा है। इसको हम आपके सामने क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ हमारी समक्ष है और इसको हम गौर करते हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहले आपको दे रखा है, मैं धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस पेज को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। तो ये लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism। यहाँ बिल्कुल क्लियर सामने दे रखा है कि हमारे संविधान के अंदर एक ही बात लिखी हुई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हम हिंदी में देखते हैं तो ये राज्य संघ है, राज्यों का संघ है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। हमारी पुस्तक में कहीं भी फेडरेशन, फेडरलिज्म ये शब्द नहीं दे रखा है। फिर भी ये जो हमारा भारतीय संविधान, भारतीय संघ है, वह इस संघवाद फेडरलिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। यही चीज़ आपके सामने दे रखी है। अब आप इससे आगे देखिए, ये पॉइंट मैं आपको रिपीट कर दूं एक बार। हमारा संविधान में, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है ये राज्यों का संघ है, राज्य संघ है। इसमें फेडरेशन का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमारा जो भारतीय संघ बना हुआ है वह फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इसको आप आगे देखिए। हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको आप, ताकि आपको ये समझ में आए हिसाब से। हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन originally provided for a two-tier system of government, the union government or what we call the central government representing the Union of India and the state government. Later a third tier of federalism was added in the form of PRS, पंचायत and municipality। यहाँ पर दे रखा है। ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये थोड़ा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप देखिए। हमारे यहाँ पर पहली बात आपको दे रखी है कि हमारी बुक में फेडरेशन शब्द ही नहीं है। तो नॉर्मली हम क्यों इसको फेडरलिज्म से जोड़े, पर फिर भी इसके अंदर जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो सारे के सारे हमने एब्जॉर्ब कर लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म वो हमने इसमें स्वीकार कर लिए हैं। किस प्रकार से क्या है, एक आपके सामने ये आपको दे रखा है कि जब भी हम ये फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो आएगा इसके अंदर। और पावर किस किस के बीच में दे रखा है, तो टू टायर, नॉर्मली हम इसको देखते हैं टू टायर, दो स्तर पर ये दे रखा है। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ये आपका यूनियन गवर्नमेंट है जो कि हमारे दिल्ली के अंदर है। ये चीज़ आपके सामने क्लियर है, दिल्ली में भारत सरकार बैठती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, वो उनके जो राजधानी है वहाँ वो अपना शासन चलाते हैं। ये जानकारी आपके सामने दे रखी है। एक यहाँ पर आपके सामने अभी हमने देखा एक तीसरा लेवल और है जिसको हम शॉर्ट में PRS बोलते हैं। और ये जो तीसरा लेवल ये पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के नाम से ये है। इसके दो लेवल है, बाकायदा हमने कई बार इसको आपके सामने क्लियर किया है। इसके अंदर एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है और एक आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। मैंने कई बार क्लियर किया आपके सामने, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है।
और ज़्यादा हम इसको ज़्यादा बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो नए लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हिंदी में हम नगर निगम बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल है जिसको हिंदी के अंदर हम नगर परिषद बोलते हैं, और लास्ट में हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे ऊपर इसके अंदर आता है आपका जिला परिषद, जिसमें जो हेड होता है जिला प्रमुख। 2 नंबर पे आपका आता है पंचायत समिति, जिसका हेड होता है वो होता है जिसका हेड होता है प्रधान। वो 3 नंबर पे आता है जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत, जिसका हेड होता है सरपंच। ये जानकारी मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। देखिए आप, तो मैं इसको अब मिटा के थोड़ा इसका आगे का टॉपिक आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर मैंने कर दी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार सब बच्चों से कि आप इनको लिखने की आदत डालिए। जब भी आप पूरा वीडियो देख लें, समझ लें इसको, तो आप इसको स्क्रीन को रोक सकते हैं। जो मैंने लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसको आप बार बार उसको रिपीट करें, देखें, अपने नोट्स बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, तब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। इसमें जो आगे की बात करते हैं हम, तो वह अपने सामने है, लिस्ट। ये लिस्ट वाला है दे रखा आपको, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लूँ। ये 3 है लिस्ट, तो ये एक तो लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट। अब इस पर जो पावर है वो मिली हुई है यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है। एक एक को हम क्लियर करते हैं। इसके अंदर यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आप देखिए। सब्जेक्ट्स, अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेते हैं आपकी बुक में दे रखा है, सब्जेक्ट्स है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक तो डिफेंस का दे रखा है, फॉरेन अफेयर्स है, तो ये आपका डिफेंस इसके अंदर दे रखा है, हम एक क्लियर करते हैं। एक आपका फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलात जो है वो भी आपके सामने में क्लियर कर दूँ, वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस है, आपका बैंकिंग है, जो आपके बुक में दे रखा है हम उसको लेके चल रहे हैं। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो कम्युनिकेशंस है वो भी इसमें आपको दे रखा है, वो भी हम कर ले। और इसमें लास्ट में आपका हो गया करेंसी का, नोट किस प्रकार से, मुद्रा क्या होगा, मनी वाला जो भी है वो सब दे रखा है। तो ये चीज़ आपके सामने है, और इस पर सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट को ही होती है। तो ये सारा टॉपिक मैं रिपीट कर दूं, यूनियन गवर्नमेंट की पावर, यूनियन लिस्ट की जो पावर है उनके हाथ में है। डिफेंस है, सुरक्षा है हमारे देश की, फॉरेन विदेशी मामलात है, अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस है, सूचना तंत्र है। इसके अलावा जो करेंसी, ये सारा मैटर ये यूनियन लिस्ट का होता है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं वो है आपकी स्टेट लिस्ट। ये देखिए आपके समक्ष ये स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में यही स्टेट गवर्नमेंट है। ये जो सब पहले हम इसके जो सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे, और कौन सी सब्जेक्ट है। तो आपके सामने देखिए पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब्जेक्ट इसमें दे रखा है। पुलिस भी दे रखा है इसमें ट्रेड भी दे रखा है इसमें, और इसमें कॉमर्स भी दे रखा है इसमें। और इसके अलावा और देखिए आप एग्रीकल्चर और इरिगेशन, 2 टॉपिक और दे रखे हैं, एग्रीकल्चर, और इसके अंदर एक टॉपिक और दे रखा है, मैं ये ई साफ लिख दूं, और एग्रीकल्चर हो गया, और इसके अलावा इरिगेशन, ये सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। और पावर किसके हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इन पर कानून बना सकती है। तो ये देखिए आप पावर किस प्रकार से हमारे संविधान में बटी हुई है। यूनियन लिस्ट की पावर अलग बटी हुई है और स्टेट लिस्ट की पावर अलग बटी हुई है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में और ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। रिपीट मैंने 1-2 बार कर दिया आपके सामने, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी है। यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं, तो देखिए आप, ये आपका फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, यहाँ की हम बात करेंगे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 2 लिस्ट हमारे सामने दे रखी है, इसको इरेज करके हमें इसके आगे वाला जो है 3 लिस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बता रखी है, तो 2 तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। इसको हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तीसरी जो लिस्ट है वो कॉमन है भाई, कहीं भाई हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उनको लगा
कि इन टॉपिक पर ये दोनों मिलके बना सकते हैं। देखो आप, तो आपका लास्ट वाला हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट है। इस लिस्ट का मामला है, इसको हिंदी में बोलेंगे समवर्ती सूची, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट है, और ये हो गया समवर्ती सूची। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट CG प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर बना सकते हैं अपने जो रूल के तहत। अब इसको हम ऊपर लेते हैं। अब देखिए इसको, अब हमने इसमें उसको ऊपर लिया तो आपके समक्ष ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया एजुकेशन। आपको पता है मैं राजस्थान से हूँ, सीकर से हूँ, तो हमारी RBC बोर्ड भी है यहाँ पर। और दिल्ली की बात करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो CBC बोर्ड भी है, एजुकेशन भी है, फॉरेस्ट भी है। फॉरेस्ट पर दोनों का समान अधिकार है। और फॉरेस्ट के अलावा ट्रेड यूनियंस भी है, व्यापारिक जो संगठन है वो केंद्र सरकार के अधीन भी पंजीकृत हो सकते हैं, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अधीन भी पंजीकृत हो सकते हैं। मैरिज का मामला, भाई शादी वाला मामला जो भी है, मैरिज हो गया आपके सामने दे रखा है। और किसी को गोद लेना, अडोप्शन एंड सक्सेशन, उत्तराधिकारी, किसी को नहीं भी गोद ले लिया भाई हमने, तो वो हो गया गोद लेना, अडोप्शन, गोद लेना। और ये दूसरा हो गया, ये हो गया सक्सेशन, उत्तराधिकारी। ये भाई सक्सेशन वाला मामला है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तराधिकारी, किसी को भाई अपना उत्तराधिकारी बनाना भाई। तो ये सारी चीज़ें क्लियर इधर से ही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर की। और इनमें कहीं भी कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये भी आपको पता है, जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है इनमें, तो इसका निपटारा कौन करेगा, इसका निपटारा करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, मैं लिख दूँ सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि हमने अंतिम जो पावर है उनको दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को। हमारे संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसकी सारी पावर हमने सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। व्याख्या करने की, इंटरप्रिटेशन करने की पूरी व्याख्या, ये कस्टडियन है भाई ये हमारे संविधान का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अब इसी टॉपिक में हम आगे चलते हैं। तो 1, 2, 3 पावर वाली टॉपिक हमारे सामने आती है। लो साहब, ये सब चीज़ें क्लियर आपकी हो चुकी है। इसी में हम आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको लगे कि हमारी थोड़ी स्पीड फास्ट है, तो आप वीडियो को रोक के जो हम नोट्स के तौर पर आपके सामने लिख रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। आप बिल्कुल क्लियर देखिए, आप कहीं भी लगे आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें, आप कमेंट ज़रूर करें। आपकी सकारात्मक कमेंट हो चाहे नकारात्मक कमेंट हो, वो हमारे लिए एक प्रकार से ऑक्सीजन का काम है करते हैं। आप ज़रूर बताएं आप जो भी। अब इसमें आपके देखिए, आप एक पॉइंट आपके ऊपर दे रखा है, तो ये आपके सामने है रेसिडुअरी। एक मिनट मैं मिटाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए आप, इसको मिट गया। तो ये रेसिडुअरी वाला आपको दे रखा है, रिमेनिंग पावर। तो ये भी हम देखें आपको, जो रेसिडुअरी पावर्स वाला है हमारी समक्ष, तो ये पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको आप यूनियन गवर्नमेंट बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, उनको ये दे रखा है पूरा। लो साहब, और यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, ये तो इंडिया की बात है भाई, ये तो इंडिया की बात है। और यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो साफ उनके संविधान में लिखा हुआ है, रिमेनिंग पावर एग्जिस्ट इन द स्टेट्स। तो भाई वहाँ पर क्या है, जो संविधान में लिखी भी नहीं है पावर। रेसिडुअरी वो पावर है जो भविष्य में आने वाली, फ्यूचर में, इन फ्यूचर भविष्य में हमारे सामने आने वाली है। तो वो यहाँ पर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया में, और USA में दे रखी है, रिमेनिंग पावर दे रखी है स्टेट्स को दे रखी है। तो रेसिडुअरी पावर का आ गया। अब आगे से हम इसमें एक देखते हैं, एक आर्टिकल ये हमारे समक्ष है, आर्टिकल 371। इसमें हमने पावर दे रखी है आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको विशेष पावर। हाँ, तो एक हो गया इसमें स्पेशल स्टेटस, तो ये भी हमने किस में दे रखा है, आर्टिकल 371।
आर्टिकल 371 कई बार क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और ये भी क्वेश्चन कई बार आया। आर्टिकल 371 के तहत, ये मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं ताकि आपको 371 के तहत, आर्टिकल के तहत हमने दे रखा है किस किस को पावर दे रखी है। कई बार क्वेश्चन आए आसाम नागालैंड, तो बच्चों आप इनको नोट कर लें। आप आसाम है, आपका नागालैंड है, MCQ फिल द ब्लैंक्स इसमें आ सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका लास्ट में मिजोरम है। ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें से ये 4 है। तो ये 4 के बारे में पूरा जिक्र दे रखा है। यहाँ की जो जानकारी वो मैंने आपके सामने आपको बता दी है। जुडिशरी, एक चीज देखिए आप, जुडिशरी इसको आप देखिए, जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। यहाँ देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमने बता दिया। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन लास्ट डिसीजन माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लास्ट डिसीजन है, जो लास्ट डिसीजन है, वो डिसीजन किसके हाथ में है? वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ये मैंने बार बार आपको बताने का, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ये आपको प्रयास किया मैंने बताने का। ये यहाँ पर, तो ये सारे जो पावर्स है वो लगते हैं ऐसे कि ये जो फेडरलिज्म है, फेडरेशन वाला सिस्टम है अमेरिका में, वैसा ही हमने अपनाने का प्रयास किया है। लेकिन फेडरेशन शब्द साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहब, ये हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त का ये नक्शा है। जब देश आज़ाद हुआ, कैसे अलग अलग प्रकार से भागों में ये बटा हुआ है। उस वक्त कौन कौन से स्टेट्स थे आप क्लियर देखिए। मैप आपके सामने अब तो बिल्कुल क्लियर आपको साफ दिखाई दे रहा है। हमने जो मैप है उसकी जो क्वालिटी है देखने की इधर वाले पेज की भी, वो हमने सुधारने का प्रयास किया है। और जैसा मुझे उम्मीद है कि आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बीच में कुछ व्यवधान हो गया किसी कारणवश, इसलिए रूटीन में वीडियो नहीं बना पाए। अब आपको ये वीडियो रूटीन में मिलेंगे। अब आप देखिए आपके समक्ष, इसमें हम आगे चलते हैं। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। अब हमारे देश इंडिया के अंदर हमने किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस अपनाया इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है आपका, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे भारत में ये सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आपके सामने ये चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। आपके सामने आप इसको देखिए। तो यहाँ पर आप द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। सबसे पहली बात आपके सामने दे रखी है, सबसे पहली बात आपके सामने दे रखी है, द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ जो राजनेता है वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं यहाँ, ये इस बात पे निर्भर करता है। पॉलिटिक्स इन आवर इंडिया, हमारे यहाँ, अब भाई आपको पता है हमारे भारत में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं और तो भाई उनके सपोर्टर हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी है। तो भाई कांग्रेस किस विचारधारा से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और बीजेपी भाजपा किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। ये सबसे पहला पॉइंट आपका, नंबर 1 पॉइंट आपका ये हो गया। नेचर क्या है, प्रवृत्ति इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति कांग्रेस की और बीजेपी कैसी है, ये सबसे मेन बात है। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इस बात को इंश्योर करता है, दिस इंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम सेट आइडियल्स इन आवर कंट्री। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अब भाई नॉर्मली हम सुनते हैं भाई कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म को ज़्यादा मानती है, बस धर्मनिरपेक्ष, सब धर्मों को इज्जत दो, सबको मानो, जो भी है सेकुलर। और कांग्रेस पार्टी है वो ये मानी चलती है कि जो यहाँ पर मेजोरिटी में है भाई वो डिसाइड करें कि जो माइनॉरिटी उनको साथ लेकर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो वो दोनों देश के विकास के लिए बात करते हैं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी वो अलग अलग है।
आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग है, ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब 2 नंबर का जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लो भाई, देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद में हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम आई, सबकी बोलने की भाषा अलग अलग है। तो यहाँ पर एक आयोग बना, तो उस आयोग के बनने के बाद में आंध्र प्रदेश, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना। फर्स्ट स्टेट क्रिएशन ऑफ, यहां लिख दूं मैं, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना मद्रास प्रेसिडेंसी से, तो वो है आपके उसमें ऊपर वाले में आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। ये सबसे पहले बना। ये जानकारी आप इसके अंदर आप साथ में ला सकते हैं। देखिए आप, तो इनको चेंज किया गया, देखो साहब, इन 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states। यहाँ पर ये लिखा हुआ है पुराने राज्यों के कुछ बाउंड्रियों को नया स्टेट बनाने के तौर पर उनको चेंज किया गया। देखिए आपके सामने। और बाद में सबसे लास्ट का जो आपके सामने ये उत्तराखंड है, झारखंड है, ये जो स्टेट्स बने हैं आपके सामने, आपको पता है, तो ये भी इसी आधार पर बने हैं। अब हम थोड़ा और इनको आगे लेके चलते हैं। देखिए अब लैंग्वेज पॉलिसी वाला आपके सामने, धीरे धीरे एक एक चीज़ हमारे सामने क्लियर आती जा रही है। ये मैं मिटा के इसको और क्लियर कर, 2 पॉइंट हम ले चुके हैं, 2 पॉइंट हम ले चुके हैं। यही क्वेश्चन चल रहा है अभी, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। मैं सब बच्चों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में जब मैं लिखा दूँ आपको, तो ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं, तो अपने अपना माइंड सेट बना के रखिए किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन की सीरीज है वो आपके सामने चली आ रही है। अदरवाइज आप इस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे आप। देखो आप नंबर 3, तो नंबर 3 में अपने लैंग्वेज पॉलिसी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने भाषा के तौर पर, तो पहले जो ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, तो हिंदी हमारी ऑफिशियल भाषा है। भाई देश आज़ाद हुआ और हिंदी को घोषित कर दिया गया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हुआ क्या भाई, साउथ इंडिया वाले थे वो भाई हाई तौबा करने लगे, देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। नेहरू जी ने सबको प्रयास किया कि सबको भाई शांत रखे, जो भी करे। तो यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पर आपके सामने है बिसाइड, देखिए आप इसको, ये बिसाइड्स हिंदी को छोड़ के देर आर 22 अदर लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिसाइड हिंदी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ 22 जो भाषाएं हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में मानी जाती है। लो साहब ये आपको नोट कर दो, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में टोटल जो भाषाएं हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर, तो वो है टोटल 22। ये आपसे कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो साहब, हमने ऊपर आपको बता दिया हिंदी को नेहरू जी ने, वो कांग्रेस सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी। तो भाई हुआ क्या, इधर बारे में आप नोट कीजिए। इसमें ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वाज टू स्टॉप इन 1965। लो साहब 1965 में, अब हुआ क्या, 1965 में ये को इंग्लिश का यूज था वो स्टॉप कर दिया गया, इंग्लिश यूज उस पर स्टॉप लग गया। अब उससे क्या हुआ, साउथ इंडिया के अंदर हड़कंप मच गया और ये लोग हाउएवर टू स्टॉप इन 1965 मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। अब भाई साउथ इंडिया के जो स्टेट थे वो बार बार डिमांड करने लगे कि भाई ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तमिलनाडु में तो इतना हिंसात्मक आंदोलन हो गया कि पूछो मत, पूछना भी नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज।
साफ साफ लिखा हुआ है तमिलनाडु की वजह से, तमिलनाडु में वॉयलेंस बढ़ गई है, वॉयलेंस बढ़ गई और वो भी कंटिन्यू चली गई वॉयलेंस। अब उसकी वजह से भाई जो ये एग्रीड हो गए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट वो एग्रीड हो गई कि भाई इंग्लिश है और हिंदी है प्लस हिंदी, दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, दोनों को लैंग्वेज मानेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, काम नहीं चलेगा भाई। तो भाई कैसे, तो इनको शांत रखिए। तो भाई ये शांत रखने का तरीका आपके सामने मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से इन्होंने इनको शांत किया। अब इसमें आगे देखिए आप, मैं इसको एक बार मिटा दूं, ये चीज़ आपके सामने एक बार रिपीट कर दूं इसको। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर हिंदी है, हिंदी को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया। शेड्यूल लैंग्वेज में हिंदी को मिला के 22 भाषा, ये 22 भाषा मानी गई, ये 22 भाषा इनको ये माना गया। 1965 में इंग्लिश का इस्तेमाल है कार्यालय ऑफिसों में बंद कर दिया, जिसकी वजह से तमिलनाडु में एक बड़ा उत्पतल हुआ, वॉयलेंस हुआ, सरकार डर गई, सरकार एग्री हो गई, इंग्लिश और हिंदी है दोनों को ऑफिस लैंग्वेज कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं इसको आगे बता दूंगा आगे आपको। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी का हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो पहले मैं आपको हेडिंग लिख दूं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे किस प्रकार से शुरुआत में कांग्रेस बहुमत पे थी, तो वो जो स्टेट्स थे वो भी उनके पिछड़े हुए थे, बस सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे तो करेंगे भाई। तो ये अब आपके सामने 4 नंबर पॉइंट आ गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये आपके सामने। तो भाई इसका मतलब ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट है, और इसके अलावा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो भाई अब बात ये थी, तब वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर भी कांग्रेस है और यहाँ भी कांग्रेस है और यहाँ भी तब कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया, 1975 के लगभग समय बीता गया, तो स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी भी आ गई। अब हुआ क्या बच्चों, अब ये बीजेपी आने की वजह से ये पहले तो वही जो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, यूनियन गवर्नमेंट का रिलेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, कोई इस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस में जो गांधी परिवार बैठा, उन्होंने जो डिसीजन ले दिया, जो कर दिया, वो मान्य हो गया। अब इनमें हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी आ गई 1975 के बाद, अब इनकी दिक्कत आने लगी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भी करके इसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी, तो इन्होंने कई बार इनका कुछ बजट रोक लिया, कई बार क्या कर लिया, जो भी कुछ है ये सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा के आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये आपके सामने है, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हाउ द constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling party and leaders follow these arrangements। यहाँ पर साफ साफ ये दे रखा है कि भाई ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है वो इस बात पे निर्भर करता है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जो इनके लीडर्स हैं, वो इस व्यवस्था को कैसे अरेंजमेंट करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये मैंने बात पहले आपको बता दी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो कांग्रेस के जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो दिल्ली गवर्नमेंट के बिना आदेश के कुछ भी नहीं कर पाते थे, उन्हें पता ही नहीं हमारी कौन कौन सी पावर जो भी है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, लो साहब बीजेपी आ गई, अब स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी आ गई, तो भाई इनके दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन दे रखा भाई, उसके बाद कैसे भी करके बेदखल करते हैं इसको भाई। तो बहुत सी जगह इमरजेंसी लगी, बहुत सी कुछ और भी हुआ। अब ये उन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिसयूज करती थी संविधान का, कैसे भी करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का प्रयास करती थी, ताकि हमारे जो राइवल पार्टी है वो है बिल्कुल स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, उसको एकदम बिल्कुल कंट्रोल करने का प्रयास करती थी। ये चीज़ हमारे सामने आपको दे रखा है। ये सब 1975 के बाद में हुआ, ये मैंने आपको पहले बता दिया। धीरे धीरे आपको पता है फिर वो इमरजेंसी लगी 1975 में, उसके बाद में ये एक प्रकार से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, जिसके अंदर ये जनता दल है, उसमें बीजेपी सबको शामिल थे। आपको पता है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई है, वो समय काल था, वो उसमें 1978, 1979, 80 वाला जो भी है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो देखिए आप,
ये सारा सारा अचानक 1990 के दशक में बदल गया। चलो 90 का तो बहुत दूर की बात है, पहले हम कोalition गवर्नमेंट वाला एक थोड़ा सा कर देते हैं। ये हो गया कोalition गवर्नमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार। ये गठबंधन जो सरकार है उसको हम देखते हैं, एक बार देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये है गठबंधन की सरकार है आपके समक्ष। और ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। जब दो से ज़्यादा पार्टियां हैं वो यहाँ पर एक साथ आकर के एक बड़ा ग्रुप बनाती है। या हमारे लोकसभा के अंदर 543 है, 543 में 272 लाने का प्रयास करती है। भाई 272 तभी तो, अभी तो जैसे अभी 2024 में चुनाव हुए, जो बीजेपी गवर्नमेंट के सिर्फ 241 ही आई, जबकि आपको पता है हमारे संविधान में 272 प्लस चाहिए, ये तो आपको पता है। तो भाई 272 प्लस बनाए रखने के लिए बीजेपी ने क्या किया, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू के जो तेलुगु देशम पार्टी है उनके साथ गठबंधन किया, और भी बिहार की छोटी पार्टी से गठबंधन किया। तो ये अपना बहुमत बनाए रखने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की गठबंधन गवर्नमेंट वाली, उससे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम है उसके साथ, इसको ही हमने गठबंधन सरकार बोला। ये लोग गठबंधन सरकार आपके समक्ष है भाई, इस प्रकार से ये गठबंधन सरकार का मामला है। तो ये अब मैं आपके सामने थोड़ा क्लियर कर दूं, कोएलिशन गवर्नमेंट, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो ये वो जरिए हैं जिसके माध्यम से समय समय पर किस प्रकार से भाई पावर का इस्तेमाल होता गया, पावर का इस्तेमाल करते गए, ये सारे मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। चलो भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंदिरा गांधी के समय का है, टाइम है। इंदिरा गांधी जब इसके पास पावर थी तो स्टेट राज्य सरकार को इस प्रकार से कटोरा मांग का कटोरे के साथ दिखाया गया है, कैसे भाई ये इंदिरा गांधी के समक्ष ये लोग इनसे मांग रहे हैं। फिर ये देखो आप, फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो इसमें ये जयललिता है, ये चंद्रबाबू नायडू है, और ये आपके जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत सारे आपके सामने दे रखे हैं किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ये कोalition गवर्नमेंट को चला रहे थे। ये 2-3 यहाँ पे आपके मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, बहुत सारे दे रखे हैं। लालू यादव तो उसके खिलाफ थे, लेकिन यहाँ पर जो भी महाराष्ट्र वाले हैं, इन सबको दे रखा है। तो किस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर शो कर रखा है, ये कोalition गवर्नमेंट वाला शो कर रखा है। आग के एक प्रकार से देखो मसाल जल रही है, देखो आपके सामने रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किस प्रकार से गवर्नमेंट को चलाया वो आपके समक्ष इसको बता रखा है। अब देखिए आप, इसको हम आगे देखते हैं, तो इसको आप देखने का प्रयास करें। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, इसको हम क्लियर करना चाहेंगे। पेज को थोड़ा छोटा लेके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है इस लास्ट टॉपिक को मैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपके समक्ष एकदम क्लियर कर पाऊंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी मिटा दूं, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन है वो अब बिना अर्थ का हो गया है। फेडरलिज्म टॉपिक आपके सामने दे रखा है। देखिए आप इसको, हाँ जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है इस लास्ट टॉपिक को मैं आपको बड़े ही समझदारी से आपको समझा पाऊंगा। तो ये हम लिखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमारे भारत में किस प्रकार से यह व्यवस्था की गई, विकेंद्रीकरण, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा ये है। जब ये आपके समक्ष दे रखा है आपको थोड़ा सा, तो ये क्या दे रखा है, ये इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको ये बच्चों ये बोलते हैं, 1992 की बात है, इसको बोलते हैं ये। उस वक्त मैं आपको बता दूं कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और
कॉमर्स मिनिस्टर अपने प्रणब मुखर्जी थे, और उस वक्त ये कुछ सामाजिक असमानतों को दूर करने के लिए ये एक अमेंडमेंट लाया गया था, संशोधन लाया गया था। अब इसके तहत हमने किस किस बात पे जोर दिया वो आपके समक्ष है। मैं बड़े ही सावधानीपूर्वक इसको लिखना चाहूँगा। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, अनिवार्य किया गया कि चुनाव रेगुलर होंगे। इसमें क्या क्या शो किया गया, ये अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तौर पर, तो एक तो आपके सामने है रेगुलर इलेक्शंस किया जाएगा, आपके रेगुलर इलेक्शंस होंगे, उसके मामले में आपको बताया गया। आपको दूसरा यहाँ पर दिया गया जो रिजर्व सीट है, जो सीटें रिजर्व है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड। यहाँ पर बच्चों पहले मैं यही नोट कर दूँ आपको, 80 है, एसटी है और ओबीसी है, इन तीनों का अलग अलग रिजर्वेशन कोटा किया गया। जहाँ पर भी ये चुनाव लड़ेंगे तो जो भी अलग अलग राज्य जो भी है, एससी का एक अलग कोटा किया गया, उनकी जनसंख्या के आधार पर एसटी का और ओबीसी का चुनाव में किया गया। पहले मैं यहाँ पर नोट कर दूँ ताकि फिर मैं आराम से वहाँ पर लिख सकूँ। एक 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, वीमन के लिए, महिलाओं के लिए, कि महिलाएं नारी शक्ति है भाई, उनको एक अलग से क्या, हम उनको तब जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा, तो महिलाओं का ये हो गया। इसके अलावा एक अलग से स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये चुनाव पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन एक साथ कंटिन्यू हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये आपको दे रखा है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कुछ पावर्स इन लोकल गवर्नमेंट को भी देगी। ये लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, ये जो लोकल गवर्नमेंट आपको यहाँ पर दे रखा है, ये लोकल गवर्नमेंट आपके हैं पीआरएस वाले, इनको भी देगी हिसाब से। पीआरएस के दो हिस्से हैं भाई, अर्बन और रूरल। सॉरी, ये कई बार मैंने आपको बताया है। पीआरएस को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये हो पंचायती राज सिस्टम, ये हो गया। तो इस प्रकार से इसकी जो सबसे छोटी इकाई वो ग्राम पंचायत है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर की है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वीमन, मैं रिपीट कर दूँ, वीमन है उनको 1/3 सीट्स उनकी रिजर्व की गई। ये आपके सामने है, आपने इसको देख लिया, रिजर्व की गई। इसके अलावा जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको भी सीट्स उनकी भी रिजर्व की गई, सीट्स उनकी भी सीट्स रिजर्व की गई। ये भी आपके सामने बताया गया। इसके अलावा एक और, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये आपको बता रखा, आपको शेयर पावर, सम पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन है मैंने आपको बता दिया, साफ साफ क्लियर कर दिया आपको। ये सारी चीज़ें उनको लोकल गवर्नमेंट्स को पावर इनको दे हिसाब से। तो इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा सिस्टम है पीआरएस का जो सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं पंचायती, जिसको हम ये बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, जिनको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, इस प्रकार से शुरू किया गया। तो ये आपके सामने, ये आपको मैं रिपीट कर दूं, अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत रेगुलर इलेक्शन होंगे, महिलाओं को 1/3 सीट दी गई, एससी एसटी ओबीसी जिनका जहाँ पर बोलबाला अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनको रिजर्व सीट दी गई। स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स है वो लोकल गवर्नमेंट्स को देगी ताकि वो उन बजट के अनुसार काम कर सके। ये वो पीआरएस सिस्टम है जो हम अगले पेज पर आपके सामने क्लियर करेंगे भाई। अब देखिए आप, ये इसका इस चैप्टर का लास्ट पेज है और मैं चाहता हूँ कि ये आपके सामने क्लियर कर दूँ मैं आपको इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं एरेज कर दूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं आपका क्लियर हो जाए। आपका एक चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, आप गौर से इसको देखें और किस प्रकार से इस समझने का प्रयास करें, बार बार इसको लिखें। जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक भाई आपके समझ में नहीं आएगा। मेरा ये मानना है, हाफ जो बोर्ड है मैं वाइट इसलिए रखता हूँ ताकि मैं खुद भी आपको लिख कर आपको क्लियर कर सकूँ किस प्रकार से क्या पॉइंट है। यहाँ देखिए आप, ये जो आपके सामने पॉइंट है ये आपका वही है पीआरएस वाला ही पॉइंट है। इसमें दो है भाई, अर्बन गवर्नमेंट है भाई,
अर्बन गवर्नमेंट, और दूसरा आपको दे रखी है लोकल गवर्नमेंट। इसको मेरे हिसाब से कम समय के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा ये। तो सबसे पहले आप कहते हैं अर्बन गवर्नमेंट। तो अर्बन गवर्नमेंट में नंबर 1 है म्यूनिसिपल। ये दो बना लेते हैं भैया आराम से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये इसको बोलेंगे नगर निगम, इसको बोलेंगे नगर निगम। लो भाई 2 नंबर पे ये आपका हो गया म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं नगर परिषद। इसको हम बोलते हैं नगर परिषद। कहीं छोटी मोटी हिंदी में गलती हो तो भाई माफ़ करना मेरे को। और 3 नंबर पे आपका ये मुझे लग रहा है आपका ये परिषद, ये इस प्रकार से आता होगा शायद। तीसरा आपका है, हिंदी इतनी नहीं आती वैसे सीखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी मारवाड़ी में इसको म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं। तो ये हो गया नगर पालिका। अब भाई बारी बारी से इनके हेड की बात करते हैं। तो हेड आपके बुक में दे रखा मेयर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महापौर। लो साहब इसको महापौर बोलते हैं इसको। इसका दे रखा चेयरमैन, भाई यहाँ पे जगह है कम है लेकिन फिर भी लिख दूँ चेयरमैन। और इसको हमारे जैसे सीकर के अंदर ये नगर परिषद है, इसको बोलेंगे सभापति। और यहाँ पर ये तीसरा आपका जो ये है म्यूनिसिपल चेयरमैन। तो ये हो गया म्यूनिसिपल चेयरमैन, चेयरपर्सन। लो भाई ये आपके समक्ष हो गया। अब इसको नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, इसको हिंदी में नगर पालिका अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष बोलेंगे इसको। अब बात करते हैं भैया, तो हो गया आपका अर्बन का। अब बात करते हैं हम ये रूरल वाली हिसाब से। तो नंबर 1 हो गया आपका जिला परिषद, जिला परिषद। इसको भाई हिंदी में बोलते हैं जिला परिषद बोलते हैं इसको। इसका जो हेड होता है वो होता है जिला प्रमुख, इसका जो हेड है वो है जिला प्रमुख। और इसके बाद में 2 नंबर पे आती है पंचायत समिति, पंचायत समिति आती है 2 नंबर पे। तो इसका हेड होता है प्रधान। और 3 नंबर पे जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत, सबसे छोटी इकाई वो है ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत का जो हेड है वो है सरपंच। ये सारी चीज़ें आपसे छिपी भी नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट के अंदर आपको इनको समझाने का प्रयास किया। ये सब यही लिखा हुआ है, ये सब का सब यही लिखा हुआ है। आप देखिए, आप लोकल गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जो लेवल की है वो आपके सामने दे रखी है। तो ये पंचायत समिति है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, 1 नंबर पे ग्राम पंचायत, 2 नंबर पे आपकी पंचायत समिति, और उसके बाद में आपका है जिला परिषद। लो साहब तीनों चीज़ आ गई। ये चीज़ें मैं आपके सामने पहले क्लियर कर चुका हूँ, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों चीज़ आ गई। अब इसमें जो ये जिला परिषद, ये लोकसभा के मेंबर एमएलए ये सब इसके सदस्य होते हैं, कलेक्टर वगैरह सब इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद की। और इसका जो सबसे बड़ा चेयरपर्सन है वो है जिला प्रमुख हो गया, बता दिया आपको। लोकल की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये टाउन में सी होती है। तो यहाँ देखो आप, सबसे बड़ी वाली वो उल्टा चलते हैं भाई हम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो हमने ऊपर लिखा है, वो इसको बोलेंगे नगर निगम। इसका जो हेड है वो मेयर, और मेयर को हम लिखते हैं महापौर, महापौर लिखते हैं इसको। चलो ठीक है। और इसके ऊपर इसके ऊपर हो गया चेयरपर्सन हो गया, ये उसमें हो गया म्यूनिसिपैलिटी में हो गया। और एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, वो शायद यहाँ पर इतना है नहीं लिखा हुआ शायद आपका। तो म्यूनिसिपल काउंसिल में इसको मैं पूरा लिख दूँ, म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इसका होता है चेयरमैन, तो वो हेड होता है, जैसे हमारे सीकर में है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सभापति। लो भाई आपके समक्ष ये है आपके सभापति, इसको सभापति बोलते हैं। ये चीज़ आपने क्लियर करनी, यहाँ पर देखा मैं आपको रिपीट कर दूँ, रिपीट में 2 बार कर सकूँ फिर भी। शहर वाली जो व्यवस्था है वो आपका PRS है, पंचायत राज सिस्टम। यहाँ पर इसको लिख दूँ तो आपकी कोई दिक्कत ना है, पंचायती राज सिस्टम। ये मैंने आपको इसीलिए लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आपके शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका हेड मेयर है, म्यूनिसिपल काउंसिल का हेड है ये सभापति चेयरमैन, और म्यूनिसिपैलिटी का है नगर पालिका म्यूनिसिपल,
चेयरपर्सन, नगर पालिका अध्यक्ष। गांव की बात करते हैं, जिला परिषद, जिला प्रमुख इसका हेड होता है, पंचायत समिति में प्रधान और ग्राम पंचायत सरपंच। तो ये बच्चों इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष इस जो चैप्टर अपना इसको क्लियर करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मैं रूटीन में अब वीडियो बना पाऊंगा और किस प्रकार से ये जो हम देख रहे हैं हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों जब तक आप नोट नहीं करोगे, बी सीरियस। हर बार हंसना हंसाना जो भी है वो एक अलग चीज़ होती है। मैं वैसे वीडियो सारे हंस के बनाता हूँ, खुश होकर बनाता हूँ। आज भी मेरा प्रयास है कि रूटीन टूटने के बाद वापस मैं आपके सामने वीडियो बनाऊंगा अब रूटीन में। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो भी है अकॉर्डिंग टू एटमोसफियर वी आर हैप्पी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।